चलो बच्चों, सारे लोग आ जाओ। आज हमारे साथ सबसे पहले वेदांती गुप्ता जुड़ गई हैं। हेलो बेटा। इरम सईद, आरुषि बहादुर, सुमित चौहान, प्रीत, वेदांती, तो सब बराबर आ रहा बेटा? कमेंट करो। बोर्ड आपको बराबर दिख रहा है? मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? प्लीज़ कमेंट। कार्तिकेय सोनवानी, प्रतीक्षा चौहान, इरम सैयद, वेदांती गुप्ता, आरजू ब्रह्मी, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। So today we are going to discuss। अच्छा बताओ, लेक्चर नंबर क्या है और टॉपिक का नाम क्या है? बोलो जल्दी। उदय निर्मो इज हियर, शरगुन सिंह भाटिया, ऑल क्लियर। प्रतीक्षा, थैंक यू। टीना वडई, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। विद्या, लेक्चर नंबर 11, ओके। This is lecture number 11, and what is the topic? Second application. Very good. De Broglie's hypothesis. De Broglie's hypothesis का application number 2. De Broglie's hypothesis का application number 2. Very good. सो जल्दी जुड़ जाओ। एप्लीकेशन डी ब्रोगली इज वेरी गुड। वैष्णवी साठवने ऑल्सो जुड़ गई हमारे साथ। देखो, ये सिंपल एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन per second in an orbit. Number of revolutions of electron per second in an orbit will be equal to, it will be equal to velocity of electron with respect to the circumference. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू द सरकमफ्रेंस। तो मैंने यहां पे सरकमफ्रेंस क्यों लिया? क्योंकि मुझे बताओ, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है? टेल मी फटाक से। मैंने यहां पे सरकमफ्रेंस क्यों लिया? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा? जानवी वनवानी, गुड आफ्टरनून। टीना वडे, टुडे सेकेंड एप्लीकेशन, ओके। अदिति राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तेजस सहारे ऑल्सो प्रेजेंट। आरुषि बहादुरे भी हमारे साथ जुड़ गए, ओके। नाउ टेल मी, ये इंटरफ्रेंस क्या होगा? वेरी गुड। आरजू ब्रह्मन ने पहला आंसर दिया है कि सर दिस विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। दिस विल बी व्हाट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। वेरी गुड। चलो, दिस एप्लीकेशन नंबर 2। तो आपको ये याद रखना है कि डी ब्रोगली में जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, विद रेस्पेक्ट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। सो दिस एप्लीकेशन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग थ्रू एप्लीकेशन नंबर 3। लिखो, टू कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट de Broglie wavelength। चलो, नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3। टू कैलकुलेट लैम्डा dB, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। कैसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला निकालेंगे और हम वो फॉर्मूला याद रखेंगे और बाद में
प्रॉब्लम्स पे डायरेक्टली हम उसको क्या अप्लाई करेंगे और तुरंत से तुरंत हमको आंसर मिलना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी, हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv²। ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या आएगा, ट्वाइस एनर्जी विल बी इज इक्वल टू mv²। सपोज मुझे यहां पे m को भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इधर ट्वाइस me विल बी इक्वल टू m² v²। ये और ये इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर मैंने यहां पे m और स्क्वायर काटा तो वही इक्वेशन बनेगा। ठीक, क्योंकि मेरे को यहां पे m का स्क्वायर चाहिए था, मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि p इज इक्वल टू mv, तो p² विल बी इक्वल टू m² v², क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो कैन आई राइट दिस लाइक दिस, ट्वाइस mv इज इक्वल टू m² v² विल बी इक्वल टू p², बराबर। तो मैं p को ऐसे लिख सकता हूं, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस me। मैंने स्क्वायर को यहां पे रूट में चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत है इसमें। सो द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, its momentum will be given by under root of twice me। ठीक है, नाउ आगे बढ़ता हूं फ्रॉम डिब्रोगले इक्वेशन, लेमडा किसके बराबर होता है, बोल तो अगर ये डिब्रोगलेज हैं, लेमडा विल बी इज इक्वल टू हाउ मच, h/p होगा कि नहीं। जो हमने कल हमने वो सॉल्व किया था डिब्रोगले इक्वेशन से, द वेवलेंथ इज द रेशियो ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, बराबर। तो मैं यहां पे p का वैल्यू हमको मालूम है, सो लेमडा dB शुड बी इक्वल टू h बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस me। बहुत इजी है, ट्वाइस me। नाउ सपोज अगर हमारे पास एक चार्ज है, वो एक रेस्ट पे है, सपोज Q चार्ज एक है, वो रेस्ट पे है, उस पे हम वर्क डन करते हैं, उसको बाय सम वेलोसिटी से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से पॉइंट 1 से सेकेंड पॉइंट तक हमने इसको लेके आया चार्ज को। अगर मैंने इसको एक्सेलरेट किया बाय सम वेलोसिटी, सो इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो एनर्जी। सो मैं ऐसे लिखता हूं, इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल at rest with Q चार्ज, अगर इसमें Q चार्ज है is accelerated by some velocity, then the potential difference will be, हमको मालूम है अगर E, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, वो होगा Q इंटू V, यानी कि Q इंटू न्यू, होगा कि नहीं। सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू Q इंटू E किसके बराबर आया, Q इंटू V। तो ये E का वैल्यू मैं इसमें डालूंगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ E फ्रॉम 2 इंटू 1, E का वैल्यू डालना है 2 में से 1 में, तो लेमडा dB डिब्रोगलेज वेवलेंथ विल बी इक्वल टू h बाय ट्वाइस m। E का वैल्यू क्या है, QV, ट्वाइस m QV। अब इसमें पुट ऑल द वैल्यूज, दिस h का वैल्यू हम डालेंगे, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और
हम इसका भी वैल्यू डालेंगे, m का 9.18 इंटू 10 पावर माइनस 31 है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, दैट इज किलोग्राम्स, 31 किलोग्राम्स। जब हम इसका पूरा वैल्यू डालेंगे, सो द लैम्बडा डी बी विल बी इक्वल टू, h का वैल्यू डालेंगे 2 का, इसका, और q इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। तो सबका वैल्यू डाल के दिस विल बी इक्वल टू 150, इसका वैल्यू क्या आएगा 150 बाई v। सो दिस इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, डायरेक्टली रिमेंबर द इक्वेशन। So de Broglie's wavelength for an electron revolving in an orbit will be always equal to under root of 150 by frequency nu, जिसको हम नॉर्मली v बोलते हैं। So this is the equation, यहां पे आपको याद रखना है। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? अंडरस्टूड? गॉट इट? वेरी गुड, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट विल बी लैम्बडा डी बी of an electron if its kinetic energy is if its frequency is 3 electron volts, या मैं लिखता हूं इफ इट इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमको मालूम है न्यू वी जो है दिस डायरेक्टली गिव्स अस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, दिस डायरेक्टली गिव्स अस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। सो सिंपली यहां पे डरने की कोई बात नहीं है, डायरेक्टली हमको वैल्यू डालना है, लैम्बडा डीबी विल बी इज इक्वल टू 150 एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 3, वो आएगा अंडर रूट ऑफ 50। इट इज द काइनेटिक एनर्जी, इट इज द लैम्बडा डीबी, लैम्बडा डीबी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलो समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? डन, वेरी गुड, अंडर रूट 50, बहुत सही। चलो प्रॉब्लम करो, क्वेश्चन करो। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, आप मुझे इसका आंसर दो तुरंत। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। आपको वेवलेंथ फाइंड करना है एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का, हैविंग काइनेटिक एनर्जी, having kinetic energy equal to 4.255 into 10 to the power minus 25। तो यहां पे हमको नॉर्मल वेवलेंथ फाइंड करना है, नॉर्मल वेवलेंथ हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका सोल्यूशन, चलो इसका सोल्यूशन देखो। वी नो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 mv², ठीक। और वो दिया गया है, कितना दिया गया है, 4.255 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 दिया गया है, इतना जूल्स, ये जूल्स में दिया गया है। सपोज एनर्जी है तो जूल्स में दिया जाएगा। सो यानी कि 1/2 mv² इज इक्वल टू 4.255 10 टू द पावर माइनस 25। सो बताओ mv² किसके बराबर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4.255 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25,
बोलो भाई mv स्क्वायर किसके बराबर आएगा? जल्दी बोलो कमेंट में। mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7.28 10 पावर 7 बराबर। चलो जल्दी बोलो। वेरी गुड। 8.51 10 टू द पावर माइनस 25। अब बोलो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन m। m का हमको वैल्यू मालूम है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.18 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम्स। डाल दो भाई, वैल्यू डाल दो। सो न्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 अपॉन 9.18 10 टू द पावर माइनस 31। यूनिट्स खुद लिख लेना। सो न्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच? करो कैलकुलेट। ये जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा। 31 में से माइनस 25 तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6। वेरी गुड। करो इनको कैलकुलेट, चेक करो। 0.927 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 प्लस 31 वो आएगा 10 टू द पावर 6। 25 6 31। ये माइनस है, ऊपर प्लस जाएगा, बराबर है ना? 0.927 बहुत अच्छा। 10 टू द पावर 6 आएगा इसका न्यू, आएगा क्या? न्यू। तो याद रखो न्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. दिस मच इंटू 10 टू द पावर 6। इसको थोड़ा और इजी करते हैं। अगर मैं ये 10 टू द ये पॉइंट इधर लेके जाता हूं तो कितना आएगा? 927 इंटू 10 टू द पावर 3। यहां पे मैंने वैल्यू बढ़ाया तो वैल्यू यहां पे कम हो जाएगा। 927 इंटू 10 पावर 3 क्योंकि मैंने 1 2 3 डेसिमल तक यहां पे लेके गया। सो अगर मैं और भी इसको ये करूं तो वो आएगा कितना? 927 इंटू 10 टेंस 100,000 यानी कि वो आएगा 927,000 9,27,000। सो न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9,27,000। तो न्यू कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 9,27,000। चलो 927,000 अंडर रूट ऑफ 9,27,000। वेरी गुड। ठीक है, तो देखो 9,27,000 का अंडर रूट कितना होगा? सो न्यू इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू 962.8 मीटर पर सेकेंड। जो यूनिट्स खुद दे दो, वो आपका होमवर्क है, यूनिट्स लिखना। सो लेमडा हमको मालूम है, लेमडा हमको मालूम है h बाई पी, या लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम न्यू। लेमडा इज इक्वल टू पी होता है एम न्यू के बराबर। सो लेमडा शुड बी इक्वल टू h किसके बराबर है? 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। ठीक, डिवाइडेड बाय मास हमको मालूम है 9.18 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू न्यू हमने अभी अभी निकाला। सो दैट इज हाउ मच? 962.8। चलो इसको कैलकुलेट करो। द कैलकुलेटेड वैल्यू मस्ट बी द लैम्डा ऑफ द इक्वेशन। और बोलो आंसर कितना आएगा? बोलो जल्दी। 7.28 इंटू 10 पावर माइनस 7। वेरी नाइस प्रतीक्षा। 7.27 इंटू 10 पावर माइनस 7 meters will be the
lambda of this equation is this question. So this is the answer. Very nice. चलो आगे बढ़ते हैं. Is this clear? Understood? Is this clear to all? बताओ. कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं. चलो एक और क्वेश्चन. सपोज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 10 to the power minus 25 joules. If kinetic energy is equal to 3 into 10 to the power minus 25, sorry, ये इसका यूनिट देखो ग्राम्स. कैलकुलेट इस लैम्डा. चलो करो, बहुत इजी है. ये किलोग्राम में मानता हूं मैं, केजीज. सपोज मैंने किया यहां पे, सपोज, तो आपको खुद करना है. यू कैन फाइंड द वैल्यू. करोगे खुद. चलो इसको खुद करना है. सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. एक और क्वेश्चन लिखो. इन हाइड्रोजन एटम an electron in its ground state absorbs two times the energy if it requires the energy as if it requires to escape 13.6 electron volt from the atom, the wavelength of emitted electron will be the lambda of emitted electron will be. बोल रहे हैं एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन इसके ग्राउंड स्टेट में है. सपोज इसने दुगनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया, हालांकि इसको निकलने के लिए सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था. ठीक, तो मुझे बताओ इसका लैम्डा कितना होगा. व्हाट विल बी द लैम्डा ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. देखो प्रतीक्षा ने आंसर भी दे दिया, बहुत अच्छा. सॉल्यूशन, तो एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया इसने. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू ट्वाइस the energy of electron required to escape, that is 27.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने एब्जॉर्ब किया. अब इलेक्ट्रॉन ने जितना भी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है. एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको निकलने के लिए चाहिए, तो हम कैलकुलेशन
उस बेसिस पे करेंगे। चलो जल्दी इसको रद्द कर लेता हूं, मैंने आपको बता दिया हूं। हमको मालूम है एनर्जी कंज्यूम्ड टू एस्केप कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये हमारा एनर्जी जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैंने बोला था आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी लगता है, वही फिर बाद में, ठीक है, इट इज सपोज इट इज प्रोड्यूस्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। लिखो जल्दी। सो एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जितना एनर्जी कंज्यूम किया गया और एक इलेक्ट्रॉन ने कितना लिया, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको मालूम है Q इंटू वी, सो दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 जूल्स। इतना एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के लिए लगेगा, तो वो कितना होगा बोलो, दैट विल बी इक्वल टू 21.76 इंटू 10 टू द पावर -19। अरे भाई कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। अब ये चीज हमको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर। सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। जैसे मेरा न्यू स्क्वायर निकलेगा तब जाके मैं लैम्डा निकाल सकता हूं, तो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बता दिया हूं, तो भाई कर लो। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बोले सर इलेक्ट्रॉन ने तो डबल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, हमको डबल एनर्जी से कुछ करना है नहीं, जो मिनिमम अमाउंट लगता है उसको एस्केप के लिए बस उतना ही हमको चाहिए, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। डाल दो वैल्यू इसमें, न्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस इनटू काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाला 21.76 10 टू द पावर -19 अपॉन m 9.18 इंटू 10 पावर -31। इसको कैलकुलेट कर लो, बोलो न्यू स्क्वायर कितना आएगा, $4.740 इंटू 10 टू द पावर 12, देख लेना उतना ही आएगा। You can give it under root, so nu will be equal to under root of this 4.740 10 power 12. Do it. तो जैसे ही आपका न्यू आएगा फिर इसको लैम्डा में डालना है, लैम्डा कितना है h/m न्यू, ठीक, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 10 पावर -34, m भी हमको मालूम है 9.18 10 पावर -31, और न्यू हमने यहां पे कैलकुलेट किया। सो इसका आंसर आप मुझे पर्सनली सेंड कर दोगे, नहीं तो हमारा बहुत टाइम जाएगा। करोगे? ओके, वेरी गुड। So here I am going to wrap this. लिखो एक और प्रॉब्लम, one more problem. NCERT
show that wavelength of 150 gram rubber ball, 150 ग्राम rubber ball moving with a velocity of 50 meter per second, 50 मीटर पर सेकेंड is short enough, is what? Short enough to be observed. सपोज एक 150 ग्राम बॉल मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, आपको प्रूव करना है कि जो इसका वेवलेंथ होगा वो बहुत शॉर्ट होगा, यानी कि 10 to the power -30, 10 to the power -32, जो हमारे विजिबल रेंज में नहीं आता है। करो जरा, मैं हिंट देता हूं सॉल्यूशन का। हमको मालूम है लैम्बडा इज इक्वल टू h/m², खत्म। न्यू भी हमको मालूम है, h भी हमको मालूम है, m भी हमको मालूम है। कितना दिया गया है? 150 ग्राम। न्यू मैं बताता हूं, न्यू कितना दिया गया है? 50 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर में दिया गया तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना आएगा? 50 × 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो न्यू हमने कन्वर्ट किया। और अब क्या दिया गया है? m। हाँ, m दिया गया है 150 ग्राम, 150 ग्राम्स। और भाई h का वैल्यू हमको मालूम है जूल सेकंड में 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। तो कर लोगे? प्रतीक्षा ने आंसर भी दे दिया। वेरी गुड प्रतीक्षा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसका सोल्यूशन आंसर है 8 आप चेक कर लेना, 8.0 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ये जो वेवलेंथ है ये -33, यानी कि बहुत कम, -33 सेंटीमीटर, बहुत कम, विच इज आउट ऑफ विजिबल रेंज। सो दिस वेवलेंथ इज, मैं लिखूंगा दिस वेवलेंथ इज वेरी शॉर्ट, दैट इज आउट ऑफ विजिबल रेंज। ये विजिबल रेंज से एकदम बाहर है, इसलिए बहुत छोटी वेवलेंथ है। ठीक है, देखो जैसे अभी प्रतीक्षा, वैष्णवी आंसर देती है, ऐसे ही 1 साल के बाद आप भी आंसर दोगे, क्योंकि आपका जो कैलकुलेशन पोर्शन है, एक लॉजिकल पोर्शन है, वो आपका खुद ब खुद बढ़ जाता है। इसीलिए डरने की कोई बात होती नहीं। पहले पहले बच्चे बहुत डरते हैं, सर कैसा होगा, क्या होगा। फिर जब आप मेहनत करना चालू कर देते हो, सब कुछ आप पढ़ते हो, बहुत सारे कंसेप्ट्स आप पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई भी टेंशन नहीं रहता है आपको, बरोबर। चलो, तो ऑलमोस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया था अनसर्टेनिटी, याद करो, मैंने बोला था आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि एक लिमिटेशन था किसका? जो लिमिटेशन था बोर्स एटॉमिक मॉडल का। मैंने बोला था बोर्स एटॉमिक मॉडल ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं समझाया। अब वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या, वो मैं यहां पे आपको समझाता हूं। राइट, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
अनसर्टेनिटी का मतलब है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी, अनसर्टेनिटी का यहां पे इस टॉपिक में मतलब है डिफिकल्टी या मुश्किलात, जिसको हम उर्दू में बोल सकते हैं डिफिकल्टी, अनसर्टेनिटी। अब ये हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द इसका जो थीम है या प्रिंसिपल है, ये किस चीज पे बेस्ड है। ये बोलता है अकॉर्डिंग टू, लिख लो पहले, दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर accurately, it is impossible to measure accurately both position and momentum of a moving electron in an orbit साइमल्टेनियसली। कॉमा के बाद लिखा मैंने साइमल्टेनियसली। देखो, यह बोलता है कि अगर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वो किधर बैठा है, या उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम वो कितने मास और वेलोसिटी से एक्सेलरेट करता है, वो दोनों एक्यूरेटली एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। अब बोलोगे आप सर क्यों? मैं आपको एक चीज का उदाहरण देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, सपोज, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, पहले इसको लिखो। लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, इसमें लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों। ओके, इसको आप मैं रब कर लेता हूं। अब देखो क्यों, लिखो भाई, देखो नजर रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे समझना आपको। सपोज एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक। मैं चाहता हूं कि मैं इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखूं, मैं इस इलेक्ट्रॉन का क्या देखूं? पोजीशन। तो मुझे बताओ, पोजीशन देखने के लिए मुझे उसे दूर से देखना पड़ेगा कि पास से देखना पड़ेगा? टेल मी इन कमेंट्स। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखने के लिए मुझे दूर से देखना पड़ेगा कि पास जाके देखना पड़ेगा? बोलो, टेल मी इन कमेंट्स। टू मेजर, टू सी द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या मुझे इसको दूर से देखना है कि पास से देखना है? फ्रॉम द पास पास से देखना है हमको। क्या देखना है? पास से देखना है। इसका मतलब पास से अगर मुझे इसको देखना है तो मेरा जो वेवलेंथ रहेगा वो छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? अगर बड़ा रहेगा तो दूर हो जाएगा, देखो, तो दूर से देखूंगा। तो बड़ी वेवलेंथ मेरे को चाहिए नहीं, मुझे चाहिए व्हाट? छोटी वेवलेंथ। तो मुझे यहां से इसको देखना पड़ेगा। बोलो भाई, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। हैव टू गो पास, यानी कि हैव टू गो नियर, हमको नजदीक जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं नियर इसके जाता हूं, आई नीड बताओ, डैश वेवलेंथ, शॉर्ट की लॉन्ग? बोलो, जब मैं इसके पास जाता हूं तो मुझे शॉर्ट वेवलेंथ लगेगा कि लॉन्ग वेवलेंथ लगेगा? बोलो भाई कमेंट्स में। वेरी नाइस वेदांती,
आई नीड व्हाट, शॉर्ट वेवलेंथ। बट शॉर्ट वेवलेंथ जो है, शॉर्ट वेवलेंथ हैज डैश एनर्जी। बोलो, हाई एनर्जी की लो एनर्जी, छोटा वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी की कम एनर्जी। बोलो भाई, शॉर्ट वेवलेंथ हैज डैश एनर्जी, हाई की लो। शॉर्ट, वेदांती गुप्ता, वेरी नाइस। शॉर्ट वेवलेंथ हैज हाई एनर्जी, बराबर। तो अगर मैं नजदीक गया तो यहां पे मैं पोजीशन देख रहा हूं, बट हाई एनर्जी के कारण ये वेव जो इसको है वो टक्कर मारेगी और इसका स्पीड जो नॉर्मल स्पीड था वो बढ़ा देगा, वो बढ़ा देगा। समझ में आया? अगर सपोज इसका स्पीड था 2 किलोमीटर, मैं बस बता रहा हूं, स्पीड था कितना, 2 किलोमीटर इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जब शॉर्ट वेवलेंथ में पास गया इसको देखने के लिए, तो शॉर्ट वेवलेंथ ने इसको टक्कर मार दिया और इसका स्पीड बढ़ गया, इसका स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर सपोज। तो मुझे बताओ, जब शॉर्ट वेवलेंथ यूज करता हूं तो मैं क्या देख पा रहा हूं? मैं सिर्फ मेजर कर पा रहा हूं पोजीशन। शॉर्ट वेवलेंथ से एग्जैक्टली मैंने पोजीशन देखा, लेकिन मोमेंटम नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि जो इसका मोमेंटम था, शॉर्ट वेवलेंथ ने इसको एक्स्ट्रा टक्कर मार के इसका मोमेंटम बढ़ा दिया, इसका मोमेंटम बढ़ा दिया, बराबर। अब मुझे बताओ, अब बोलो कि शॉर्ट वेवलेंथ से मैं सिर्फ क्या देख पाया? पोजीशन। शॉर्ट वेवलेंथ से सिर्फ क्या देख पाया? पोजीशन। अब अगर मुझे मोमेंटम देखना है तो मुझे कौन सा वेवलेंथ यूज करना है? बोलो, इफ आई हैव टू सी द मोमेंटम, अगर मुझे मोमेंटम देखना है, फॉर मोमेंटम डैश वेवलेंथ इज यूज। बताओ, लॉन्ग की शॉर्ट? अब इलेक्ट्रॉन है, इसका एक्स्ट्रा स्पीड नहीं होना चाहिए, जितना स्पीड है उतना। शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से स्पीड बढ़ रहा था, अब मुझे इसको देखना, क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग वेवलेंथ। आया तो अंडरस्टूड, नहीं आया तो रिपीट करके लिखो। चलो जल्दी। बोलो, आया क्या समझ? कमेंट करो। अंडरस्टूड और नॉट? जल्दी बोलो भाई, मेरे पास कमेंट ही नहीं आ रहे। व्हाट हैपेंड? रिपीट। ओके ओके सर, प्लीज रिपीट। गुड 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 गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सी है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइसेनबर्ग्स अनस्टेरिटी प्रिंसिपल बोलता है, एक समय पे या तो आप देख सकते हो मोमेंटम या तो आप देख सकते हो पोजीशन। या मोमेंटम या पोजीशन, बट बोथ साइमल्टेनियसली हम नहीं देख सकते। ओके, नाउ रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। सी है, मोमेंटम का मतलब क्या है? वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि ये कितने जल्द से एक्सेलरेट कर रहा है।
अगर मुझे इसका पोजीशन देखना है, क्या देखना है? पोजीशन। पोजीशन मुझे देखना है तो मुझे पास में आना पड़ेगा। देखो पास में आया तो आई विल नीड अ शॉर्ट वेवलेंथ। पास में देखूंगा तो नियरली पास में जाके आई कैन सी, देखो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, आई कैन सी द पोजीशन, मैं पोजीशन देख सकता हूं। एज आई हैव यूज्ड शॉर्ट लेमडा, मैंने शॉर्ट लेमडा यूज किया, बराबर। शॉर्ट लेमडा यूज किया तो पोजीशन देख रहा मैं, बट शॉर्ट लेमडा हैज हाई एनर्जी। अगर मैं चाहूं चलो पास में भी मोमेंटम भी देखूं तो देख सकता क्या? लेट अस सी शॉर्ट लेमडा हाई एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फॉर मैंने बोला 2 किलोमीटर पर आवर है। सपोज इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या था? 2 किलोमीटर, लेकिन शॉर्ट लेमडा ने इसको किक किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? किक। तो किक करने की वजह से इसका स्पीड बढ़ेगा, यानी कि जो इसका मोमेंटम पहले था वो शॉर्ट वेवलेंथ ने बढ़ाया, तो आई कैन नॉट सी द मोमेंटम, मोमेंटम में यहां नहीं देख सकता। बोलो भाई, क्योंकि मोमेंटम बढ़ गया, जो उसका मोमेंटम था वो मैं नहीं देख पाया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं मैं मोमेंटम देखूं कि मोमेंटम कितना है, मोमेंटम कितना है, तब जाके मुझे लो एनर्जी वाला वेवलेंथ यूज करना पड़ेगा। सपोज हियर आई एम यूजिंग लो एनर्जी वेवलेंथ, दैट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में यूज किया लो एनर्जी वाला, इससे स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बहुत दूर है, वहां पे पोजीशन नहीं देख सकता मैं, यानी कि दूर से मैं पोजीशन नहीं देख सकता, पास गया तो पोजीशन देख पाऊंगा लेकिन मोमेंटम नहीं देख पाऊंगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, बहुत इजी है। बोलो विद्या, सुमित, तेजस, कमेंट करो अंडरस्टूड और नॉट। यस सर, गॉट इट। विद्या पटले अंडरस्टूड, ओके, नाइस, वेरी नाइस। अब हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो, वेरी गुड सुमित, उदय निर्मोही अंडरस्टूड, कार्तिकेय सोनवाने अंडरस्टूड सर, जानवी वर्मानी ऑल क्लियर सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। विद्या पटले अंडरस्टूड सर, ओके, बहुत अच्छा। इरम सईद ने भी लिखा है कि अंडरस्टूड, श्रुति वंजारी अंडरस्टूड, बहुत अच्छा। अमीशा बाकला अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम कितना है? 1 सेकंड, अभी हमारे पास 5-6 मिनट है। चलो अब हम लिखते हैं इसका एक्सप्रेशन फॉर हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi, is greater than or equal to h by 4 pi, where delta x जो है that is uncertainty यानी कि डिफिकल्टी इन मेजरिंग position, where delta p that is uncertainty in measuring momentum,
h हमको मालूम है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड 4 पाई का वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है 3.15 इंटू 4, 3.14। ठीक, अब डेल्टा पी हमको मालूम है इज मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी मेरे को मालूम है मास इज कांस्टेंट, तो मैं डेल्टा एम नहीं लिखूंगा क्योंकि मास चेंज नहीं होता, बट वेलोसिटी चेंज, सो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू मास, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। सो हियर आई कैन राइट डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi, where delta v is uncertainty in measuring velocity, uncertainty in measuring velocity। तो अगर सपोज डेल्टा एक्स अगर 0 है, मतलब डेल्टा एक्स 0 अगर है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफिकल्टी इन मेजरिंग पोजीशन अगर 0 है, यानी कि हम पोजीशन अच्छे से देख रहे हैं, तो बताओ हियर वी आर यूजिंग शॉर्ट वेवलेंथ की लॉन्ग वेवलेंथ, दिमाग यूज करो। मुश्किलात डिफिकल्टी इन मेजरिंग एक्स 0 है, यानी कि हम आराम से मेजर कर सकते हैं पोजीशन को, तो बोलो यहां पे लॉन्ग वेवलेंथ होगा कि शॉर्ट वेवलेंथ होगा? वेरी नाइस, हियर इट विल बी शॉर्ट वेवलेंथ। क्या बात है, क्या बात है, यानी कि आप लोगों को समझ में आया। ठीक, यानी कि पोजीशन मेजर करने में दिक्कत नहीं जा रहा, तो हम पास में गए हैं, शॉर्ट वेवलेंथ यूज किया। तो बोलो डेल्टा पी यहां पे कितना होगा? इंफिनिटी, यानी कि हम यहां पे डेल्टा पी को मेजर ही नहीं कर सकते, यहां पे डेल्टा पी को हम मेजर ही नहीं कर सकते। क्या बात, अगर डेल्टा पी 0 है, यानी कि मैं मोमेंटम को अच्छे से मेजर कर रहा हूं, तो बोलो कौन सा होगा वेवलेंथ? कौन सा? डैश वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ की शॉर्ट वेवलेंथ? हियर इट विल बी लॉन्ग वेवलेंथ, क्योंकि डिफिकल्टी इन मेजरिंग द मोमेंटम इज 0। इसका मतलब मैं दूर से इसको मेजर कर रहा हूं, ये वेवलेंथ इसको किक नहीं कर पा रहा है, इसको किक नहीं कर पा रहा है। समझा? इसको रब कर लेता हूं। अब ऐसा करता हूं मैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। अगर मैं मोमेंटम को विद रेस्पेक्ट टाइम देखता हूं, सो मैं क्या करता हूं? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डेल्टा पी बाय डेल्टा टी टाइम। सो बोलो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी यहां पे क्या था? डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। मुझे मालूम है चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड
फोर्स, मोमेंटम का चेंज होना टाइम के साथ साथ इज नोन एज फोर्स। सो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स इंटू एफ डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। बराबर। सपोज ये एक्स है, ये पोजीशन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पोजीशन है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वर्क, वर्क यानी कि एनर्जी। So F into delta x is equal to energy. So I can write E into delta t greater than equal to h by 4 pi. This is with respect to energy. This is what? So ये change energy होगा delta E into delta t with respect to energy. So according to this equation, there will be also uncertainty in measuring energy. There will also be uncertainty in measuring energy. तो समझ में आया बच्चों? ये बोल रहा हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का निष्कर्ष, एक निचोड़, एक एक्सट्रैक्ट, वो बोलता है कि ना ऑफ पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली आप मेजर नहीं कर पाओगे, ये इम्पॉसिबल है। दोनों में कोई ना कोई फॉल्ट रहेगा, बराबर। और अगर हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी की वजह से न पोजीशन न मोमेंटम हम मेजर कर सकते हैं, तो कंक्लूजन इज वी कैन नेवर मेजर एक्यूरेटली द एनर्जी। देयर विल बी सम प्लस माइनस इन एनर्जी। एनर्जी मेजरमेंट में भी क्या होगा? अनसर्टेनिटी। क्या होगा? अनसर्टेनिटी। तो इस प्रिंसिपल से हमको समझ में आया कि भाई हम एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन का अच्छे से नहीं निकाल सकते हैं। तो कल मैं आपको इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। वो मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं बेसिक्स में। तो ये जो चैप्टर है कल एक लेक्चर लगेगा एंड ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे कल के कल, बराबर। तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट फिनिश्ड, एक लेक्चर लगेगा। और परसों हम उठाएंगे केमिकल बॉन्डिंग, बराबर बराबर। बहुत अच्छा तेजस सहारे ने, चलो मैं कमेंट्स पढ़ता हूं क्या क्या कमेंट किए आप लोगों ने, बराबर। सर वी कैन नेवर एक्यूरेट द एनर्जी, बराबर। मेजर एक्यूरेटली द एनर्जी, वेरी गुड। वी कैन नेवर मेजर एक्यूरेट एनर्जी, सही बात, बराबर बराबर बराबर, बहुत अच्छा। इरम सैयद ने भी लिखा है, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो। हमारा फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी जो बड़ा चैप्टर था वो भी खत्म हो गया है। और इसके बाद जो सबसे मस्त वाला चैप्टर है, इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता चलेगा कि भाई क्यों एनर्जी ज्यादा होती कम होती है एक बॉन्ड का, कैसे स्टेबिलिटी होती है, कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, VSEPR क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। अगर आप देखोगे इस बार के नीट के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे अलग अलग सीरीज में। कौन से? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तो केमिकल बॉन्डिंग इज बेसिक फॉर यू, सो आई विल टीच द केमिकल बॉन्डिंग टू यू। आफ्टर दैट केमिकल बॉन्डिंग के बाद नोमान सर आपको पढ़ाएंगे
पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, पीरियड टेबल वो चालू कर देंगे, ठीक है, मेरे केमिकल बॉन्डिंग होने के बाद। तो जैसे ही फिर नोमान सर का एक चैप्टर खत्म होता है, फिर आपको आमिर सर साइमल्टेनियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पोर्शंस आपको खत्म करवाएंगे और GOC 1 GOC 2 वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक। फिर से आमिर सर अपना पोर्शन खत्म करेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा रेडॉक्स रिएक्शंस, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, पूरे ये चैप्टर्स धीरे धीरे हम खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।